हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का वीडियो होने वाला है विजन आईएएस का टेस्ट 12 सॉल्व करवाया जाएगा, जो कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत और कला और संस्कृति से संबंधित है। ये टेस्ट नंबर 12 हो गया। यहाँ पर अब जो लोग पीटी 2025 दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो 2026 भी देना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हो। और इस वाली वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक सॉल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि एक टेस्ट के 4 पार्ट अब बन रहे हैं, क्योंकि हर एक में 25-25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं कि वीडियो शॉर्ट हो जाए। जिन भी लोगों को इसकी टेस्ट की PDF की ज़रूरत है, वो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम यहाँ लिख देता हूँ, @UPSC विद हरीश। जो यूट्यूब चैनल का नाम है सेम नाम ही होगा, वही ये टेलीग्राम आईडी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नाम भी मिल जाएगा, वो भी आप वहाँ देख सकते हो। अगर किसी को पर्सनली कुछ इश्यूज़ हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो @Harish_69696 आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में पहला क्वेश्चन आपका, अगेन फिर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपनी कॉपी साथ में ले लीजिएगा, वहाँ कॉपी पे मार्क्स डाल लीजिए 1 2 3 4 करके, कि ये आपके क्वेश्चन का, इसका आपने A लगाया, B लगाया, आपका गलत हुआ तो वाई, गलत क्यों हुआ वो रीज़न देख लीजिए जिसके कारण गलत हुआ। और यहाँ पे ही आपको क्या होगा कि साथ ही में मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कर्क रेखा गलत हो जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ धौलावीरा का, कि कर्क रेखा पर आप इसमें कंफ्यूज थे, लेकिन ठीक है आपका ये गलत हुआ, बट आप यहाँ पे नोट्स बना लीजिए कि सही है। अनदर प्लेसेस भी देख लीजिए साथ ही में कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। ऐसा संबंध में ऐसे वीडियो बनानी होगी और ऐसे ही आपको सिनॉप्सिस बनाने होंगे, तो ये रिवीजन करने में ईजी हो जाता है। तो देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल धौलावीरा अपनी अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें धौलावीरा की लोकेशन पूछिए। इसको याद करने का बेस्ट तरीका, ऐसे एक आप भारत का मैप बनाइएगा, उसमें आप सारे प्लेसेस को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्पेस छोटा था इसलिए यहाँ पे ऐसा मैंने मैप बना दिया था, बनाना आता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम धौलावीरा की बात कर लेते हैं। धौलावीरा लगभग 4500 ईयर पुराना एक जो शहर है, और ये कहाँ पे है, ये कच्छ के रण में अवस्थित। तो कच्छ कहाँ है, कच्छ गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक खास विशेषता क्या है, यहाँ पर मुख्यतः पत्थर यूज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः क्या, पत्थर यूज हुए। बाकी जगह में हड़प्पा सभ्यता में जो है ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, आपको पता हो तो। ठीक है, यहाँ पे पत्थर यूज हुए, यहाँ पे ईंटों का यूज हुआ था। आप देखते हैं कर्क रेखा पर अवस्थित है। अब और ये धौलावीरा जलाशय और सहित सुविकसित जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अब आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहाँ जल संरक्षण प्रणाली, नालियाँ बहुत अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, इसके लिए जानी जाती है। तो ये वाला तो आपका सही हो गया। अब जिसमें 2 नहीं है वह आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये आपका एलिमिनेट कर सकते हो। अभी क्या देखेंगे, एक स्थल गढ़ दुर्ग और मध्यवर्ती नगर और एक निम्नवर्ती नगर में विभाजित था। आमतौर पर सब जगह 2 हैं, एक ऊपर वाला दुर्ग, एक नीचे वाला दुर्ग होता था, यानी कि 2 प्लेसेस होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है 3 थे। ठीक है, एक मध्यवर्ती नगर था, एक निम्नवर्ती नगर था। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर राजा रहते होंगे, यहाँ पर थोड़े से उनसे नीचे वाले लोग लाइक सामंत टाइप रहते होंगे, और इसमें थोड़े से नीचे शूद्र टाइप के लोग रहते होंगे। तो ये भी यहाँ पे सही है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यह कर्क रेखा पर भी अवस्थित है। तो 3-4 यहाँ से ये आपका आंसर होगा D। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो निर्माण है उसमें चैनल, जैसे कि यहाँ पर कुएं, जलाशय और प्रवाह चैनल जो होते हैं, उन सब का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपका सही होगा। जो भी लोग देख रहे होंगे वीडियो को, कमेंट भी कर सकते हैं साथ ही में। भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों के बारे में पूछा हुआ। भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यजीत रे अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, दूसरे देखते हैं, राजा हरिश्चंद्र को पहले भारत की पूर्ण लंबाई वाली पहली फीचर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, ये बात तो ठीक है। यहाँ पर ये जब फीचर फिल्म बनी थी 1993 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था इस फिल्म को, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। लेकिन बट यहाँ पर जो सत्यजीत रे हैं, इनको अकादमी पुरस्कार जो है 1992 में दिया गया। बट इससे पहले भी 1983 के अंदर में एक थे भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया थे, इनको पुरस्कार मिल चुका था। कौन सी फिल्म के लिए, अब आप कभी यूट्यूब पे जाइएगा, देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है गांधी। तो गांधी मूवी के लिए इनको पहले पुरस्कार मिल चुका था, सत्यजीत रे को बाद में मिला था। और सत्यजीत रे को किस मूवी के लिए मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका पाथेर पांचाली। ठीक है, तो ये मूवी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। पाथेर पांचाली किसकी है, सत्यजीत रे की है। भानु अथैया की है गांधी। ठीक है, और गांधी को ही इस मूवी में क्यों मिला, क्योंकि इसमें जो पोशाक यानी कि जो डिज़ाइन है, जो कपड़ों का डिज़ाइन है, पहनावा जो डिज़ाइन किया गया है, उसके लिए इन्हें स्पेशली पुरस्कार दिया गया था।
होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रकेतुगढ़। अब चंद्रकेतुगढ़ स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। अब आप देखेंगे ना, जैसे भारत का इस तरह से मैप आता है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है चंद्रकेतुगढ़। ऐसे ही यहाँ पे धान्य कटक लिखा हुआ था, जो धान्य कटक, सिर्फ धान्य कटक लिखा था, यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन पूछ लिया था। ऐसे ही लास्ट टाइम यहाँ पे इनाम गाँव लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनाम गांव लिखा हुआ था, इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, किस स्टेट के अंदर भी है, ऐसी विशेषताएं पूछी हुई थी। आई होप आप इन जो एनसीईआरटी के अंदर ऐसे मैप वगैरह बने होते हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करिए और उन स्टेट के उन प्लेसेस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा। अब समझते हैं चंद्रकेतुगढ़ स्थल के बारे में। तो चंद्रकेतुगढ़ स्थल, यह स्थल कई टेराकोटा कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आप समझे होंगे कि क्या भाई, ऑब्वियसली टेराकोटा की तो बहुत सारी कलाकृतियाँ मिली हैं, जहाँ पे हल किसान जोत रहा है और फिर एक बैलगाड़ी देखी जा रही, तो ऐसे टेराकोटा तो यहाँ मिली है, तो ये कथन तो सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ ब्राह्मी और खरोष्टी के संयोजन में उत्कीर्ण अभिलेख पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। यह उड़ीसा में अवस्थित है। अब आपको जब ये पता होगा ना सिर्फ कि कहाँ कौन सी जगह पे ये लोकेटेड है, तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। ये तो गंगा के डेल्टा के पास। अब ये कहाँ पर है, जो अब मैं एक हिंट दे देता हूँ, जो 24 परगना वाला क्षेत्र है, ठीक है, 24 परगना वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो कुछ गांव है उनका एक समूह है, वहाँ पर ये चंद्रकेतुगढ़ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा का पार्ट नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। आंसर होगा इसका ये सी। यह आभूषणों के साथ केस सज्जा वाली स्त्री प्रतिमाओं की बड़ी मात्रा पाई गई है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप जब मेन एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से आपको एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो इनको कॉमन सेंस। अब यहाँ पे याद रखिए, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा भी मिली थी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि भी जानते थे, आभूषणों के साथ केस सज्जा वाली स्त्री भी मिलती थी। मान लो ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं मिले, ये वाली मिल सकती है, तो इसलिए आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिमाएँ मिली हैं, उन प्रतिमाओं को क्या कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा, पंच चूड़ा कहा जाता था। तो कौन सा, पंचचूड़ा कहा जाता था। यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, कुछ 5 असलों की बात करते हैं, जैसे तलवार, तीर, कुठार, त्रिशूल, गजबाक आदि, ये सब भी मिला है। कुछ पर कामुक दृश्य भी बने हुए हैं आदि, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिली हुई हैं। आई होप आप समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कला और शिल्प के संदर्भ में चौक पूर्णा, मांडना, सांथियाँ, झोटी शब्द किससे संबंधित हैं। देखिए, आप समझ गए होंगे, चौक पूर्णा यानी कि चौक पूर्णा मतलब जो फर्श होता है उसको चौक बोल दिया जाता है, तो उस पर गोबर का लेप लगाया जाता था, आदि ऐसी चीज़ें की जाती थी। तो अब चौक पूर्णा से आप समझ गए। मांडना, सांथियाँ, झोटी आपको नहीं पता होगा, मे बी अब अगर उस क्षेत्र से संबंध रखते होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये फर्श के डिज़ाइन है, फर्श के डिज़ाइन है, ना कि अन्य कोई है। तो ए बी सी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा डी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मांडना क्या है। मांडना देखिए, राजस्थान प्लस एमपी के अंदर में है। कौन, मीना समुदाय इसको के वहाँ पे प्रचलित है। मीना जो जनजाति है वो इनको यूज़ करती है, जैसे घर में लिपाई करके आप देखते हैं ना, जैसे होली या दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी के पैर आप लगा देते हो मार्केट से लाके, तो वैसी चीज़ें पहले हाथ से कढ़ाई जाती थी। यहाँ पे कैसे रेड और वाइट जो है कलर यूज़ किए जाते थे। जैसे चौक पूर्णा की बात करते हैं, चौक पूर्णा आपका चलता है पंजाब में और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चलता है। झोटी की बात करते हैं, झोटी आपका उड़ीसा के अंतर्गत चलता है, इसमें केवल वाइट रंग यूज़ किया जाता है। शंख, मछली, पुष्प आदि के पैटर्न इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, झोटी से आप समझ लीजिए उड़ीसा है भाई, समुद्र तट के किनारे, तो शंख हुआ, मछली हुआ, पुष्प हुआ आदि पैटर्न तो हो ही सकते हैं। साथिया की बात करते हैं तो साथिया आपका गुजरात के अंतर्गत संबंधित है। एक और शैली बच जाती है, उसे कहा जाता है अल्पना। अल्पना का संबंध कहाँ से है, अल्पना जो है बंगाल से है। अगर ऐसे कुछ वर्ड मिल जाते हैं ध्यान रखिएगा, इसमें चावल के आटे का पेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे आचरणों और प्रतिज्ञाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रसिद्ध सर्वव्यापी सर्वगुण। देखिए, जब क्वेश्चन आप पढ़िए ना तो वहीं अंडरलाइन कर लिए, सर्वव्यापी सर्वगुण आचरणों प्रतिज्ञाओं को मूर्त रूप दिया है कि संपन्न में बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। अक्सर हाथी की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है। तो अवलोकितेश्वर तो यहाँ पे नहीं है। अभी मंजूश्री की बात करते हैं, सामंत भद्र की बात करते हैं, मैत्रेय। अब मैत्रेय के बारे में सबको पता होगा भाई, भविष्य में जो बुद्ध आने वाले हैं उनको मैत्रेय कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। जो होंगे वो मैत्रेय होंगे, ठीक है, भविष्य के बुद्ध माना जाता है। सामंत भद्र यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे देखेंगे हाथी की सवारी। अब ऐसे कॉमन सेंस लगाइए यार, हाथी पे कौन बैठता है, जिसके पास पैसा होगा, सामंत होगा, तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा के आंसर लगाइए, सी बिल्कुल सही आंसर होगा ये आपका। ये किससे संबंधित है, महायान से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है बौद्ध और जैन धर्म से। महायान था, ये किस पर बल देता था, ये देता था कर्म पक्ष पर ध्यान देने की बात करता था। भाई कर्म पर ध्यान दो, अपने कर्म पक्ष पर ध्यान देने की बात ये करता था। अब बात करते हैं मंजूश्री की बात
करते हैं मंजूश्री क्या है। मंजूश्री यानी कि देखो प्रज्ञा, जैसे अभी बहुत सारे आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा का मतलब होता है भाई बुद्धि। आप बुद्धि हो यानी कि आपकी प्रज्ञा कहाँ है वो ध्यान रखो, यानी कि आपकी बुद्धि कहाँ चली गई। तो ये बुद्धि के बोधिसत्व माने जाते हैं कौन? मंजूश्री। इसको भी याद रखिएगा, मंजूश्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि के बोधिसत्व माने जाते हैं। इनके हाथ में तलवार और एक धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है, इनके हाथों में। और दूसरे हाथ में क्या है? तलवार। तलवार का मतलब क्या है? अज्ञानता को मिटाना। अज्ञानता को मिटाना इनका अर्थ हो जाता है। अब हम बात करते हैं अवलोकितेश्वर की, बात कर लेते हैं। तो अवलोकितेश्वर जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अवलोकितेश्वर को हम मानते हैं करुणा के बोधिसत्व मानते हैं। तो किसके मानते हैं? करुणा, यानी कि करुणा के बोधिसत्व के रूप में माना जाता है। इनका दूसरा नाम भी है गुआनयिन, ठीक है, गुआनयिन भी इनको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी कई बार पूछ लेता है गुआनयिन क्या है। तो ये भी अवलोकितेश्वर हैं, करुणा के बोधिसत्व माने जाते हैं, ठीक है। और इनके कई हाथ हैं, कभी कभी 11 सर के नजर आते हैं, कई हाथ हैं, क्योंकि एक साथ अनेकों की मदद कर सकें, यानी कि इनके मल्टीपल्स हाथ होते हैं तो, और एक साथ में अनेकों की मदद कर सकें, इस तरह से ये संबंधित है। एक और होते हैं यहाँ पे आपको एक फीमेल होती हैं, क्या नाम था उनका? तारा। तारा कौन है? ये करुणा और कर्म की हैं, ठीक है। तो अब फीमेल से समझ लीजिए करुणा होती है और बेचारी कर्म करती रहती है, घरों में बहुत सारा कर्म करवाया जाता है, शोषण किया जाता है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ पर कैसे ये हरे और सफ़ेद रूपों में दिखाई जाती है। ये सक्रिय करुणा का प्रतिनिधित्व करती है। तो कैसी का? सक्रिय करुणा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मतलब क्या है कि यानी कि त्वरित सहायता की जाए, सुरक्षा के लिए त्वरित आह्वान किया जा सके, इससे संबंधित है। एक और हो जाते हैं आपके कौन से? क्षितिगर्भ, ठीक है। तो क्षितिगर्भ का भी याद रखिएगा, इनको जीजो कहा जाता है, वैसे भी जीजो कह दिया जाता है, क्षितिगर्भ को जीजो कहा जाता है। ये कैसे हैं? ये पारलौकिक या नर्क प्राणियों के बोधिसत्व कहा जाते हैं। अब ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि भाई पारलौकिक या नर्क प्राणियों के लिए बोधिसत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अवलोकितेश्वर आप आंसर लगा सकते हो, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्षितिगर्भ को माना जाता है। इनके हाथ में छड़ी प्लस बर्तन आदि नज़र आते हैं। तो बर्तन का मतलब कहाँ यहाँ यूज़ किया गया है कि भाई इच्छा पूर्ति करने वाला है, तो इच्छा पूर्ति करने वाला है, ठीक है। तो जैसे हम नर्क प्राणियों की बात करते हैं, नर्क प्राणियों में भी स्पेशल किसको? जैसे मृत बच्चे और यात्रियों की सहायता करने के लिए है, ठीक है, मृत बच्चे और यात्रियों की सहायता करने के लिए थे। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जैनियों के आदि पुराण को संस्कृत में किसने लिखा था? तो जैनी का आदि पुराण को अब इनका आदि पुराण एक संस्कृत में लिखा गया था, जैनों का, अब ये याद रखिएगा। तो किसने लिखा गया था? ये लिखा गया था भाई जिनसेन के द्वारा लिखा गया था। तो जिनसेन ने लिखा था। अब आदि पुराण का क्या है? आदि पुराण में ऋषभ देव और इनके जो पुत्र थे भरत और बाहुबली, इनकी कहानी इसमें है यहाँ पे। और एक पम्मा हुई है, जो पम्मा जो है ये 10वीं सदी में हुई है। कब हुई है? 10वीं सदी में। इन्होंने जो है कन्नड़ में आदि पुराण भी लिखे हैं। तो ये अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने कन्नड़ में आदि पुराण लिखा है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाए भाई कन्नड़ में किसने लिखा है, यहाँ पे जैसे संस्कृत में पूछा हुआ है, संस्कृत में जिनसेन ने लिखा हुआ है, तो इन्होंने कन्नड़ में आदि पुराण लिखा है पम्मा ने 10वीं शताब्दी के अंदर में, ठीक है। कृष्ण द्वितीय की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन में गुणभद्र के जैनियों के महापुराण की इन्होंने रचना की है। तो गुणभद्र ने जैनियों के महापुराण की रचना की है, यानी कि किसके? कृष्ण द्वितीय के मार्गदर्शन में जो गुणभद्र थे, यानी कि 80 नंबर पे जो है, इन्होंने जैनियों के महापुराण की रचना की है। देखिए यहाँ आदि पुराण पूछा हुआ है, लेकिन गुणभद्र ने किसकी? महापुराण की रचना की है। आई होप आप समझे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भू राजस्व प्रणाली पर विचार कीजिए। अब उपरोक्त भू राजस्व प्रणाली में से कितनी अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी? तो अकबर के शासनकाल में आप देखेंगे जैसे गल्ला बख्शी प्रणाली है, बिल्कुल प्रचलित थी। इसको ही कौन से बटाई प्रणाली कहा जाता था? बटाई पर दे दिया जाता था, तो उसमें से पार्टनरशिप के हिसाब से पैसे मिल जाते थे, यानी कि राजस्व आता था। तो ये बटाई प्रणाली भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नस्क प्रणाली थी, नस्क प्रणाली सही है, यानी कि पीछे आधा राजस्व के आधार पर, यानी कि जैसे कि पिछले अभी नस्क में क्या है? कानून, इसको कानकुत भी कह देते। अब आपको मैं लिख देता हूँ कानकुत, ठीक है। तो कानकुत भी कह देते थे। ऐसा होता था जैसे कि पिछले 5 साल 10 साल का देख लिया या 4 सालों का देखा है, ऐसा कुछ कि यार इतने टाइम पे ये किसान इतना राजस्व, मतलब इतना कर हमें देके गया है, तो उसी के आधार पर हम इसको आगे भी लगा सकते हैं। तो मतलब एक तरह से अनुपात के आधार पर समझ सकते हैं। इसको नस्क प्रणाली कहा जाता था। लास्ट 10 ईयर का इसमें अप्रोक्स देखा जा सकता था। ऐसे ही दहसाला प्रणाली है, दहसाला प्रणाली में भी 10 साल का औसत निकाला जाता था, ठीक है। तो इसमें ये कब है? ये 1580 में प्रचलित की गई थी, और ये औसत उपज का इसमें दहसाला प्रणाली में 1/3 राजस्व के रूप में राजस्व नकद लिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें राजस्व नकद लिया जाता था।
एक प्रणाली और थी, उसे कहते हैं जब्ती प्रणाली, ठीक है। तो जब्ती प्रणाली थी, जब्ती प्रणाली किसको इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। यानी कि क्या करते थे, बांस है, बांस में लोहे के कुछ करूले टाइप डाल देते थे, गोल गोल रिंग्स, तो बांसों को बांध दिया जाता था, तो उससे भूमि को नाप लेते थे, तो उसके आधार पर राजस्व को तय किया जाता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी मैं आप लोग मुझे आप खुद से पढ़ लीजिएगा या कमेंट में बताइएगा। पोलज इनके टाइम पे एक धरती थी को कहा जाता था परती, चच्चर और बंजर, यानी कि कौन सी, पोलज, चच्चर, बंजर और परती। कौन सी भूमि का अर्थ क्या है, कौन कितने साल के लिए खाली छोड़ी जाती थी आदि से संबंधित बताइएगा। ऊपर वाले का जो आंसर था सभी तीनों सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बात करते हैं। यहाँ पे कोलंबो जो सुरक्षा सम्मेलन है, यहाँ पे एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा से संबंधित था। कब गठन होता है, इसका गठन होता है सन 2011 के अंदर इसका गठन किया जाता है। अभी हाल ही में ये पहले देखो मैंने कहा ना, त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा से हेतु से संबंधित था, ठीक है। तो 3 पक्षीय था, तो पहले मतलब यानी कि 3 लोग रहे होंगे। भारत, अब भारत और कोलंबो आप देखेंगे तो पास ही पास में है, तो जैसे भारत तो होगा ही होगा, श्रीलंका भी पहले रहा होगा, मालदीव भी वहीं पड़ता है तो मालदीव भी होगा, ठीक है। लेकिन बट बांग्लादेश के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि बांग्लादेश तो उस तरफ एरिया में नहीं आता। अगर आप समुद्र वाला एरिया देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके 1, 3, 4 तो बिल्कुल सही हैं। ये तो आपके इसके संस्थापक सदस्य यानी कि त्रिपक्षीय जो समुद्र सुरक्षा चाह रहे थे, ये 3 लोग हैं। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये 5th मेंबर के रूप में ऐड हो गए हैं। 5th मेंबर के रूप में इनको अभी ऐड किया गया है बांग्लादेश को, तो इसलिए ये भी इसके सदस्य हो जाते, तो आंसर हो जाता है डी। अब आप लोग ध्यान रखिएगा 4th सदस्य कौन थे, यानी कि चौथा सदस्य कौन था। तो 4th सदस्य जो है यहाँ पे आपके मॉरिशस थे, ठीक है। तो कौन से थे, मॉरिशस। तो मॉरिशस को इन्होंने ऐड किया था। अभी हम क्या बात करेंगे इसकी जो 5th बैठक होती है उसमें चौथे सदस्य के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया था। और इस बार याद रखिएगा सेशेल्स जो है, सेशेल्स जो है इसे पर्यवेक्षक राज्य रहा है, इस बार ये पर्यवेक्षक राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत यूनानियों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सिक्कों पर एक तरफ राजा, दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक देवी देवताओं को दर्शाया गया था, बिल्कुल सही बात है। भारतीय यूनानी सिक्कों पर यूनानी, ग्रीक और खरोष्ठी में द्विभाषी लेख अंकित थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो भाई सही है, तो इसका आंसर होने वाला है सी। अभी देखिए मैं इस तरह से आपको आंसर बता के केवल आगे निकल सकता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो अब देखिए पहले बात करते हैं भारत और यूनानियों का संपर्क कैसे शुरू होता है। भारत और यूनानियों का संपर्क शुरू होता है भैया सिकंदर आक्रमण करते हैं। देखिए पहली बात, भारत यूनानियों ने फर्स्ट टाइम कॉइन जारी किए थे, ये ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं कि इन्होंने जब सिकंदर का आक्रमण होता है, यानी कि सेल्यूकस निकेटर जो इनका सेनापति था वो आता है उस समय, तो उसकी वजह से क्या है कि भारत और यूनानियों का संपर्क शुरू हो जाता है। जो इधर सिंध वाला प्रांत है वहाँ पे उसको कब्जा लेता है। शासक होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे ये। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक बैक्टीरियन गवर्नर होते हैं जिनको सेल्यूकिसी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करता है। बैक्टीरियन गवर्नर, ठीक है, बैक्टीरिया का एक गवर्नर होता है जो सेल्यूकिसी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करता है और स्वयं को एक स्वतंत्र घोषित करता है। इसके वंशज होते हैं डेमेट्रियस, जो भारत के राजाओं के साथ लड़ाई करते हैं और पराजित होने के बाद में वो पहला भारत यूनानी शासक बनते हैं, ठीक है। भारतीय राजाओं को पराजित कर देते हैं और फिर खुद पहला शासक यूनानी शासक बन जाते हैं। यहाँ पर समझते हैं, तो अब सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं तो 250 ईसा पूर्व की बात है। तो यहाँ पर सेल्यूसिड जो साम्राज्य था उसका विघटन होना शुरू हो चुका था। अब समझते हैं इस तरह से ये संपर्क में आए थे और पहले इन्होंने यहाँ पे इस तरह जो सेल्यूकस निकेटर आए थे तो भारतीय यूनानियों का संपर्क शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर एक राजा थे, राजा अगाथोकल्स जो राजा थे उन्होंने अग्र भगवान, यानी कि सिक्के के 2 पार्ट होते हैं ना, ये अग्र बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ये पीछे का हिस्सा हो जाता है। अग्र पे भगवान संकर्षण बलराम की यहाँ पे मूर्ति लगाई गई, वो मतलब स्टैम्प से जो प्रिंट किया होगा एक तरह से। दूसरा है पीछे वासुदेव कृष्ण की, ध्यान रखिएगा। तो राजा कौन से थे, एगाथोकल्स, ठीक है। तो एगाथोकल्स जो राजा थे इन्होंने सिक्के के अग्रभाग पे संकर्षण बलराम और पीछे वासुदेव कृष्ण की स्टैंप लगाई थी एक तरह से, ठीक है। तो सिक्कों पर इनके पे प्रिंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुर्खियों मेरा मनी म्यूल क्या है। तो मनी म्यूल क्या होता है कि एक तरह से डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध धन हस्तांतरण संबंध है। कोई भी पार्टी ऐसा कर सकती है, जैसे कि सपोज ये ए है, ये है बी और ये है सी,
ठीक है। तो ऐसे समझ लेते हैं, ये भाई साहब ने इनको कॉल की, फ्रॉड कॉलिंग जो डिजिटल ऑनलाइन कॉल कर देते हैं कि आपके अकाउंट में हम इतना मैसेज भेज रहे हैं, इतना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ठीक है, इन्होंने ये पैसा इसमें ये अपने पास लेने आएगा। अब ये क्या कर सकते हैं, कई बार ये हैं आप, सी नंबर पे हैं आप, आपको पता ही नहीं है क्या हुआ, आपके अकाउंट में यहाँ से इसने पैसा आपके अकाउंट में डलवाया और ये फिर यहाँ से अकाउंट से पैसा अपने आप निकलवा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि मनी म्यूल में जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है उसे भी ना पता हो पैसा कहाँ है, हो सकता है अपने अकाउंट में बनवा ले, किसी और अकाउंट में भी बनवा सकता है, ध्यान रखिएगा। और अक्सर इसमें जो आदमी फंसते हैं वो अक्सर निर्दोष होते हैं, ओके। करने वाले के अकाउंट से यहाँ पे धन का हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। विष्णुपद मंदिर के बारे में बात करते हैं। विष्णुपद मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बिल्कुल सही है, रानी अहिल्याबाई ने 1787 के अंदर में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अभी दूसरा, ये बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब ये देखिए ये गलत है, तो बिहार में गंगा नदी के तट पर ये स्थित नहीं है भाई, ये है फल्गु नदी के तट पर, तो गंगा गलत हो जाएगा, फल्गु नदी के तट पर ये अवस्थित है। याद रखिएगा, विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के तट पर बिहार में अवस्थित है। आंसर होने वाला है एक। अब यहाँ पर देखते हैं, उस समय एक महाबोधि मंदिर भी बनाया गया था जो कि ईंटों से बनाया गया था, जिसे यूनेस्को में दर्जा दिया गया है। अब ये बिहार में कहाँ पे, कौन सा मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, महाबोधि। तो महाबोधि मंदिर यहाँ पे एक बनाया गया है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ईंटों से बना हुआ गया है। अभी बजट में इसका महाबोधि मंदिर के एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। कौन सी नदी के तट पर है, निरंजना नदी के तट पर है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिण भारत में हुए भक्ति आंदोलन से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य को ईश्वर में विलीन होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है और पर्याप्त ज्ञान के बिना मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं भाई, शंकराचार्य कहते हैं अद्वैतवाद करते हैं, यानी कि गैर द्वैतवाद की बात करते हैं। अद्वैत यानी कि कोई अलग नहीं है, एक है, यानी कि मनुष्य और जो ब्रह्म है वो सब एक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं शंकराचार्य के, मनुष्य और ईश्वर में विलीन होगा, अगर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सही बात है, तो ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर में विलीन हो जाएगा। ऐसे ही रामानुजाचार्य ने क्या कहा है, रामानुजाचार्य कौन से हुए, 11वीं शताब्दी के अंदर होते हैं। इन्होंने भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण और मार्ग मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही है, कर सकता है। देखिए, नॉर्मल स्टेटमेंट है कि कर सकता है, ठीक है, तो ये सही होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही होने वाले हैं। अब ये किसके लिए था, रामानुज कहते थे भैया, रामानुज सभी के लिए बात करते थे कि भाई दलित हो, शूद्र हो, कोई भी हो, ये सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, उपयुक्त में से पॉटरी की बात करते हैं, को कौन में से किस प्रकार का उल्लेख किया गया। देखिए, इस पॉटरी की विशेषता बताई गई है, यहाँ पे कुछ पॉटरियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हम ऐसे बात करते हैं, इसे बिना किसी मिट्टी, क्वार्ट्ज, जेनस्टोन, पाउडर ग्लास, मुल्तानी मिट्टी और बोरेक्स के एक अद्वितीय मिश्रण से बनाया जाता है। विशिष्ट रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। इसको कारीगर विस्तृत पुष्प, पक्षी और ज्यामितीय रूपांकनों को बनाने के लिए हाथ से पेंटिंग करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। कम तापमान पर पकाया जाता है, जिसके लिए परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट और अर्धपारसी कलाकृति के रूप में प्राप्त होती है। अब देखेंगे, सुरई पोट्री जो है, सुरई पोट्री आपकी कहाँ से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। फर्स्ट पहले कहाँ पे ये थी, मेहरगढ़ से आपके मिलती है, मेहरगढ़ यानी कि कहाँ पे, पाकिस्तान में, नवपाषाण काल है, यहाँ पे पहले इसके साक्ष्य मिलते हैं सुरई पोट्री की। अब दूसरी बात करते हैं कांगड़ा पोट्री की बात करते हैं। कांगड़ा आप जानेंगे, ये यहाँ पे पहाड़ी एरिया जो पहाड़ों में पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसी प्रिंट ये तकनीक नहीं थी कि भाई इस तरह की आप पोट्री बना सको ब्लू टाइप की, ठीक है। ब्लू पॉट, हाँ, और ये जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से जो रंग मिलता है वो ब्लू पोट्री आपने देखी होगी। इस तरह की कुछ पोट्रीज होती हैं, वहाँ पे आपको उन पे देखेंगे तो बहुत सारी ज्यामिति हैं, पुष्प वगैरह ब्लू कलर के मार्क्स मिलेंगे, तो उसे ब्लू पॉटरी है। और खुर्जा पॉटरी इसमें से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। खुर्जा पॉटरी में देखिए इसमें क्या कहा गया है, ऊपर बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि आप देखेंगे जो आपके हाथ में कप वगैरह होते हैं, चीनी मिट्टी का जो भी आइटम आपके हाथ में, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर पका के बनाया जाता है, इसलिए आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे। कांगड़ा यहाँ वैसे हो जाएगी, तो ब्लू पॉटरी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, गुप्त काल में ना प्रशासन को कुछ आराम उसमें मतलब पार्ट्स में बांटा जाता था। जैसे कि बात करते हैं, साम्राज्य भुक्ति नामक प्रभागों में विभाजित था, जिनका मुखिया उपरिक होता था। तो ये बिल्कुल सही है भाई, साम्राज्य को भुक्ति, यानी कि आप इसे ना इस तरह से समझ सकते हो, जो भुक्ति क्या है, भुक्ति एक प्रदेश के बारे में कहा जाता है, ठीक है। मैं आगे भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसको एक उपरिक होता था, वो करता था, बिल्कुल सही है। अब आप एक जिसमें
आपका सही है उसे देख लेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, दीवानी और फौजदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। अब यहाँ पर दीवानी और फौजदारी जो कानून है उन्हें पहली बार यहाँ पर स्पष्ट रूप से विभाजित किया, फर्स्ट टाइम की बात है, तो गुप्तकालीन प्रशासन में फर्स्ट टाइम ये किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है, तो 2 सही है। अब देखिए आंसर आपका आ गया, 3 है ही नहीं यहाँ पे। तो गुप्त साम्राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए मौर्य साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़े नौकरशाही तंत्र की आवश्यकता थी। देखिए गुप्त जो साम्राज्य था ना, इसका बिखरने का कारण भी ये था क्योंकि ये ना अधिकांश जो सामंत वर्ग होते थे, देखिए पहले शासन कैसे होता था, सपोज दैट ये हुआ एक देश, एक एरिया हुआ, एक एरिया में क्या हुआ, यहाँ पे भाई राजा मैं खुद अपने आप को घोषित कर लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास पावर है। बट अभी बहुत सारे लोग कैसे, जैसे औरंगजेब भाई तो हमारे कंट्रोल में, ये अलग अलग इन छोटे छोटे एरियाज में अपने अपने एक आदमी होते थे जो कंट्रोल रखते थे इन एरियो पर। तो ये क्या करते थे, अनदर्स क्या करते थे भाई, इन सब पे कंट्रोल करके रखते थे अपनी सेना पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, गुप्त काल में थोड़ा सा क्या है भाई, छूट दे के रखते थे, यानी कि भाई तुम अपने एरिया में स्वतंत्र हो, काम करो अपने हिसाब से करो, अपने काम से करो। तो क्या किया ये लोग ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिए, तो ये अपने आप को शक्तिशाली कर लिया, अलग अलग से स्वतंत्र हुए, इसलिए साम्राज्य बिखर जाता है। तो यहाँ पर प्रशासन की बात कर लेते हैं। जैसे अब हम प्रादेशिक शासन है, जो प्रादेशिक की मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा वर्बली मैं बता दूंगा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। प्रादेशिक यानी कि भुक्ति यानी कि प्रदेश, इसको देख रेख कौन करता था, उपरिक करता था। इसके नीचे आ जाता है आपका जनपद यानी कि विषय बोला जाता था, तो इसकी देख रेख आपका विषयपति करता था। और उसके बाद नीचे आता है बस्ती या ग्राम। ठीक है, तो ग्राम में जो आता था इसकी देख रेख आपका ग्रामिक करता था। और ऐसे स्थानीय स्वशासन जो था पंचायत यानी कि पंचायत होती थी, और स्थानीय स्वशासन में आपका निगम होता था जिसके श्रेष्ठी कौन क्या करता था, यानी कि नगर श्रेष्ठी करता था। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, राजा जो थे यहाँ पे गुप्तकालीन जो राजा थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को उपाधियाँ देते थे। कैसी, महाराजाधिराज कहा जाता था, और परम भागवत जैसे अलंकरण और परमेश्वर जैसे अलंकरणों का यूज़ करते थे। वंशानुगत शासक होते थे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वंशानुगत शासक होते थे। अभी ये मैंने आपको प्रादेशिक शासन बताया, जो भुक्ति, विषय और बस्ती, जनपद, ये सब बताया। और इसके बाद केंद्रीय शासन में जो था, केंद्रीय शासन में महासंधि विग्रह होता था। एक ऐसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, महासंधि विग्रह किससे संबंधित था, तो गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीय शासन से संबंधित था। ये कौन होता था, महासंधि विग्रह। देखिए महासंधि, संधि वर्ड आ रहा है, विग्रह मतलब विदेश मंत्री हो जाता है। तो विदेश मंत्री संधि और युद्ध वगैरह के निर्णय लेने के लिए होता था। ऐसे होता था महादंड नायक। तो महादंड नायक कौन होगा भाई, न्याय प्रशासन से, न्याय विभाग से संबंधित होता है। एक होता था कुमार अमात्य। कुमार अमात्य होता था राज परिवार से संबंधित मंत्री होता था, जो राजा भोगविलास करते थे या फिर जो राजा के महल होते थे, रानियों के महल होते थे, तो उन सब की देखरेख का काम कुमार अमात्य का था कि भाई किसको क्या खाना पीना है, वो सब, यानी कि एक तरह से इनकी सारी फैसिलिटीज़, एक 5 स्टार मतलब होटल का मैनेजर मान लो, इसको समझ लो कुमार अमात्य को। हाँ, तो इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैपिड अपोफिस मिशन फॉर से स्पेस सेफ्टी, यानी कि RAMSES, यानी कि अब ये क्या है, रैपिड अपोफिस क्या होता है। तो अपोफिस के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य 2029 तक पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने वाले अपोफिस यानी कि क्षुद्रग्रह का अध्ययन करना। देखिए 2029 में ये पृथ्वी है, यहाँ से एक क्षुद्रग्रह निकलेगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये भाई साहब यहाँ पे जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी भेज रही है। हाँ ये सही है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर तो होगा सी। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कैसे होता था कि भैया ये यहाँ से स्पेस स्टेशन भेजेंगे और इस पर भेज देंगे भाई, तो जब ये निकलेगा तो इस पर ये रिसर्च कर लेगा, फिर बता देगा नीचे भाई क्या डेटा है। तो ये संबंधित ऐसे यहाँ पे कुछ काम करने वाला है, इस तरह का मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में देखेंगे कि कौन से, अब ये इस्लामी वास्तुकला है। जैसे मेहराब क्या होता था, इस तरह का एक मेहराब होता था, इसमें किस तरह का होता था, डाट यानी कि इस तरह की ईंटें वगैरह लगी होती थी। देखिए ये अभी फिजिक्स में आप समझ सकते हो कि ये गिरेंगी नहीं, अगर ये यहाँ पे इसे लॉक, एक तरह से लॉक समझ लीजिए। ये मेहराब हो जाता है, कीबला दीवान हो जाता है। जो मस्जिद होती है, मस्जिद में कीबला वो दीवार होती है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, यानी कि मक्का की तरफ वो दीवार होती है, वो सब यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ इस्लामी वास्तुकला में पूछा मेहराब क्या है। देखिए मक्का की दिशा में बनी दीवार मस्जिद, ये तो नहीं हो गई इसका। ठीक है, मेहराब मस्जिद में उपदेश द्वारा मंच के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सीढ़ी है, यानी कि ये तो यहाँ पे मैच नहीं है। हाँ, अब तो एक तो सही मैच है नहीं, तो आंसर में अभी 2-3 या 2-3 में होगा। तो मेंबर क्या है, मेंबर क्या है, मक्का की दिशा को इंगित करने वाला प्रार्थना कक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर मेंबर की हम बात करते हैं, तो ठीक है,
तो मेंबर क्या था, मेंबर एक तरह से जो जामा मस्जिद होगी, अभी आप कभी गूगल पे डाल के देखोगे तो आपको एक इस तरह की सीढ़ी नज़र आएगी, जिस पे जो खड़ा होता है वहाँ पे मौलवी, वो खड़ा होगा यहाँ पे भाई जो भी कुरान वगैरह पढ़ता होगा वो पढ़ता होगा, ठीक है। तो ये कभी कभी यूज़ होती है, तो जामा मस्जिद में मिलती है अक्सर, ये छोटी मस्जिदों में नहीं मिलती है। तो मस्जिद उपदेशक द्वारा मंच के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सीढ़ियाँ। तो मेंबर इसका सही मैच होने वाला है 3 का, तो 3 भी मैच नहीं है, आंसर होगा 2। किबला क्या, मैंने किबला पता होता है मक्का की दिशा में बनी मस्जिद की दीवार। अब देखिए 2 कॉन्सेप्ट है, मेहराब, एक तो मेहराब वाली ये प्रणाली होती है, लेकिन यहाँ पे मस्जिद के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मस्जिद में क्या होता है, जिस तरह ये किबला मक्का की दिशा में जो बनी मस्जिद की दीवार है, इस तरह से जो दीवार बनी हुई है, इसके बीच में भी इस तरह का मेहराब बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी अब वहाँ पे बना होता है, और ये दीवार के अंदर ही होता है, ज़्यादा वैसे नहीं होता कि कोई गेट टाइप बना हुआ है। तो ये इससे संबंधित है कि यहाँ पे जो मेहराब के बारे में बात कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय शैल कला के संदर्भ में विषय वस्तु और कलात्मक तकनीकों की दृष्टि से लखुडियार और भीमबेटका चित्रकला की शैलियों किस प्रकार भिन्न है। तो लखुडियार और भीमबेटका की चित्रकला शैलियाँ किस प्रकार आपस में भिन्न हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लखुडियार चित्रकला प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जानी जाती है, जबकि भीमबेटका कृत्रिम रंगों। देखिए उस समय भाई कृत्रिम रंग थे ही कहाँ, उस समय तो क्या नाम है सफ़ेद और क्या नाम है आपका, जैसे ब्लू हुआ, रेड हुआ आदि बना दी रंग बना जाते थे, जैसे क्या गेरुआ से जो रंग बन जाते थे वो बनते थे, कृत्रिम रंग तो थे ही नहीं भाई। लखुडियार चित्रकला में ज्यामितीय पैटर्न एकल छड़ी जैसे मानवों की आकृतियों पर बल दिया गया, जबकि भीमबेटका में स्कार नृत्य और घरेलू गतिविधियों के सहित संबंध दर्शाया गया, यानी कि विभिन्न प्रकार के दृश्य दर्शाए गए। तो बिल्कुल सही है भाई। आप देखेंगे लखुडियार की जो चित्रकला है वहाँ पर इस तरह की आपकी आकृति बनी हुई है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे जो है शिकार के और नृत्य के जो दृश्य हैं वो आपके यहाँ पे भीमबेटका में दिखाए गए, तो बी इसका सही आंसर होने वाला है। देखेंगे लखुडियार चित्रकला में हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य, जबकि भीमबेटका में बौद्ध विषय है। देखिए इसमें दोनों में ये विशेषता नहीं है, ठीक है। तो दोनों में इस बात पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये भी हम गलत कर देंगे। आंसर मैं आपको पहले बता दिया हूँ। भीमबेटका चित्रकला में केवल सफ़ेद और लाल रंगों का उपयोग किया गया, जबकि लखुडियार चित्रकला में सफ़ेद, पीले, लाल, गेरू, बैंगनी, भूरे, हरे, काले सहित एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया गया है। तो ये भी यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे उल्टा, जो कि लखुडियार जो है यहाँ पे जब सिर्फ आदमी के ये रेखाएं बनानी है, ठीक है, तो रेखाओं में इतने रंगों की जरूरत नहीं होती, ये भीमबेटका में यूज़ किए गए रंग हैं, तो ये यहाँ पे उल्टा हो सकता है, इसलिए आंसर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म और दर्शन के प्रमुख अवधारणा संसार की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। देखिए संसार क्या है उसके बारे में कह रहा है भाई, ये कह रहा है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, ठीक है, समझते हैं। दुख से पूर्ण मुक्ति, भगवान शिव का तांडव नृत्य, शाश्वत आनंद की स्थिति। संसार क्या है, संसार वही है, एक चक्र है जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र कहा जाता है, संसार क्या है, संसार एक सतत चक्र है, ठीक है। तो ये क्या है, सतत चक्र के रूप में जाना जाता है। तो सतत चक्र यही होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगी, फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में राजा देवपुत्र की उपाधि का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ होता था ईश्वर का पुत्र। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि देखिए देवपुत्र की जो उपाधि थी वो कुषाण शासकों ने यूज़ की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुषाण शासकों के द्वारा यूज़ की गई थी, मौर्य साम्राज्य में नहीं यूज़ की गई थी। स्टेटमेंट एक आपका गलत हो गया। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि राजस्व दिया जाता था। नहीं भाई, मौर्य जो साम्राज्य थे यहाँ भूमि राजस्व के रूप में नहीं दिया जाता था, यहाँ वेतन नगद दिया जाता, नहीं कि कैश पेमेंट की जाती थी भाई। मौर्य शासन के दौरान गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड निषिद्ध था, ऐसा नहीं है भाई, निषिद्ध था का क्या मतलब, अब किसने गंभीर अपराध किया होगा ऐसा। और मौर्य के शासन में जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, उसके अंतर्गत में ये लिखा हुआ है मृत्युदंड भी दिया जाएगा, निषिद्ध नहीं था। तो ये तो गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, और यहाँ पर जो है प्रदेस्त्री भी कहा गया है, अपराधियों को दंड देने वाला अधिकारी है कौन, प्रदेस्त्री भी कहा गया है उनको इसमें अर्थशास्त्र में। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला बाई मेटेलिक निफे सिस्टम संबंधित किससे है, तो ये बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए उन्नत सामग्री, क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित। तो बाई मेटेलिक का मतलब ही नहीं कहते कि बाई मेटेलिक की बात कर रहा है, तो बाई मेटेलिक कुछ अब मेटल से संबंधित चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्वांटम सुपर कंप्यूटर कंडक्टर नहीं है, सॉरी। जल विभाजन के माध्यम से प्रभावी ऑक्सीजन का उत्पादन, ठीक है, ये होल्ड करते हैं। कार्बन कैप्चर और भंडारण तकनीक, बाई मेटेरियल निफे सिस्टम की बात है कि अब निफे एक सिस्टम है ऐसा कुछ, अब आप उससे समझ सकते हैं कार्बन कैप्चर से संबंधित है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे फंसता है ए और सी में। देखिए अब बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए उन्नत सामग्री
एक अब सामग्री की बात कर रहा है यहाँ पर, और ये सिस्टम की बात कर रहा है, तो एक टेक्नोलॉजी होगी, एक तरह से बात कर रहा है, सामग्री की बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे, इसका आंसर होने वाला है सी। ये कैसा है, पर्यावरण के अनुकूल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सातवाहन राजवंश के संदर्भ में कटक और सकंदवार शब्द किससे संबंधित है? देखिए सातवाहन शासन की बात कर लेते हैं। सातवाहन शासन जो है 230 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर आपका 220 ईस्वी तक रहा था। देखिए ईसा पूर्व है, ठीक है, पहले वाला ईसा पूर्व से है, ईसा पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक रहा था। दक्षिण भारत का पहला प्रमुख शाही राजवंश था। इन्होंने जो पहली राजधानी थी वो प्रतिष्ठान बनाई थी, प्रतिष्ठान पहली राजधानी थी इनकी। दूसरा इन्होंने बाद में अमरावती को बना दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। पहली जो प्रतिष्ठान थी वो महाराष्ट्र के अंतर्गत थी, फिर बाद में उसके बाद अमरावती को बनाया गया। इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था सिमुक, इसके संस्थापक का नाम था। और इसके इंपोर्टेंट राजा कौन थे? इंपोर्टेंट थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने शक हराए थे और क्षयरात वंश को नष्ट किया था, ठीक है, नहयान के क्षयरात वंश को, यानी कि किसका, नहयान का एक क्षयरात वंश था, उसको इन्होंने नष्ट किया था। आप समझते हैं ये अधिकारी थे जो ग्रामीण प्रशासन का नेतृत्व करते थे। तो ये नहीं है, ये सामंतों को सर्वोच्च श्रेणी थी जो सिक्के ढालने का अधिकार था। कटक और स्कंधावर की बात कर रहा है। स्कंधावर कैसा वर्ड लग रहा है? तो मजबूत सा वर्ड लग रहा है। देखेंगे सैन्य शिविर थे जो राजा के ठहरने तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। ये ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दिए जाने वाले कर मुक्त गाँव थे, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर होगा इसका सी। अब यहाँ देखेंगे इन्होंने सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी करे, सोने के सिक्के इन्होंने जारी नहीं करे। इन्हें जिले को ये आहार कहते थे, आहार कहा जाता था जिले को। और अमात्य नाम का एक अधिकारी भी था, एक महामात्य भी था, ठीक है। अब यहाँ पर बात देखेंगे, ये जो अधिकारी थे जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन नेतृत्व करते थे, इनको कहा जाता था गौलमिक, ठीक है, तो गौलमिक इनको कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 22। केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई कौशल ऋण योजना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस योजना का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत उपलब्ध धनराशि अधिकतम 1.5 लाख रुपये है। 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान के लिए अवधि 5 वर्ष तक है। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, पहली बात तो 50,000 रुपये की छोटी रकम है, ठीक है। 50,000 रुपये जो है अब ये 5 वर्ष नहीं है, ये 3 वर्ष थी पहले, ठीक है। 50,000 से लेके 1 लाख रुपये अगर होगा ऋण तो 5 साल है। अगर 1 लाख से लेकर आपका 7 लाख है तो मतलब 1 लाख से प्लस है तो आपके 7 ईयर आपको मिल जाएंगे। और इनके लिए कोई संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई भी आपको कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं है। उधार के लिए आप लेने जा रहे हैं तो आपको कोई संपत्ति रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो 1.5 लाख रुपये है या 1.5 लाख की बात करते हैं, पहले अभी 5 थी, अभी इसे 1.5 लाख तक भी करना है। पहले 1.5 लाख रुपये थी, लेकिन अभी इसे 1.5 लाख करना है प्लस में, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब अधिकतम ऋण 1.5 लाख रुपये नहीं है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 लाख से अगर प्लस है तो इसके लिए 7 साल होगा, तो यहाँ पे अधिकतम ऋण 1.5 लाख रुपये नहीं है। पहले 5,000 रुपये से शुरू होती थी और 1.5 लाख तक ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। अभी इसको 7.5 लाख रुपये करने की इच्छा बताइए इसमें बजट में। अब ये तो यहाँ पे आपका ये भी गलत हो जाता है। अब देखेंगे यह योजना कौशल विकास मंत्रालय की नहीं, कौशल विकास नहीं हुई है, ये चलाई जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये इसकी एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, तो ये डी इसका आंसर होगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्राचीन भारत के संदर्भ में विभिन्न शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब शिलालेख पूछे हुए हैं, रबातक शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख और पुगलूर शिलालेख, तो ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई जो रबातक शिलालेख है, यहाँ पे थोड़ा सा सीधा एक्सप्लेनेशन की जगह आपको आंसर ही बताना शुरू सही करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ाना ही पड़ेगा। रबातक जो शिलालेख थी वो कनिष्क साम्राज्य में रक्त संबंध, यानी कि देवी नाना से संबंध साथ दिखाते थे, अपना रक्त संबंध जो है ये देवी के साथ दिखाते थे और विस्तार के बारे में उल्लेख करते थे। कनिष्क साम्राज्य से संबंधित है रबातक। अब हम बात करते हैं हाथी गुम्फा की बात करते हैं, तो हाथी गुम्फा जो है आपका ये जैन धर्म से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म मूर्ति पूजा का सबसे पुराना अभिलेखीय धर्म हाथी गुम्फा यहाँ पे सही है, तो आंसर होगा केवल एक। अब चेर शासक 3 पीढ़ियों के लिए ये पुगलूर की बात करता है, तो चेर के लिए चेर शासक की 3 पीढ़ियों का संदर्भ प्रदान करता है आपका पुगलूर। और ये कैसा है? तमिल और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। एक और है मंगुलम शिलालेख। मंगुलम शिलालेख आपका पांड्य राजा से संबंधित है, जो नेदुजियान के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। एक है नाने घाट का, ये नाने घाट जो है आपका प्राकृत भाषा में, ये सातवाहन शासक यानी कि स्पेशल आपका सातकर्णी जो थर्ड राजा थे सातकर्णी, उनके बारे में है, ठीक है। और ये पुणे में महाराष्ट्र में पड़ता है, कौन सा? नाने घाट वाला। एक है जूनागढ़ वाला जो शिलालेख है आपका, वो पता है कि इसमें बताया है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार दोबारा कराया गया था, संस्कृत में लिखा गया है। रुद्र दामन व अशोक और स्कंदगुप्त के बारे में यहाँ से जानकारी आपकी मिलती है,
ठीक है। अब रबातक की बात करते हैं। रबातक कहाँ है? अफगानिस्तान में है, बगलान प्रांत के अंतर्गत पड़ता है। बैक्टीरियन भाषा में लिखा गया है और ग्रीक लिपि का यूज़ किया गया है रबातक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा, अब देखिए इसे आप बहुत ईजी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई। समानांतर सिनेमा का मतलब क्या होता है? साहित्य में क्या होगा मतलब भाई? समानांतर सिनेमा साहित्य होता है एक तरह से। मनोरंजन बॉक्स ऑफिस की सफलता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अत्यधिक वाणिज्यिक सूत्रबद्ध फिल्मों का विशेषता वाला आंदोलन, ठीक है। तो ऐसा ये कुछ इससे संबंधित है नहीं भाई, ये आंदोलन से संबंधित कुछ नहीं है। एक विधा जो मुख्य रूप से विस्तृत दृश्य प्रभावों के साथ काल्पनिक और पौराणिक कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी नहीं होगा। फिल्म निर्माण की एक शैली जो अंतर्जित निर्माण की एक शैली का मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। यथार्थवादी कथाओं, देखिए ये कह रहा है यथार्थवादी, मतलब यथार्थ का मतलब होता है सच सामने जो हो का विशेषता वाला एक आंदोलन है जो अक्सर सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है और मजबूत चरित्र और संचालित कहानियों पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए पहले सिनेमा का भी मतलब यही होता था भाई, सामाजिक मुद्दों को दर्शाओ, मैसेज दो, सोसाइटी को समझाने की कोशिश करो। जैसे कि अक्षय कुमार ने बनाई पैडमैन, तो समाज को एक संदेश दिया था, महिलाओं के लिए बताया था भाई सोसाइटी इस तरह से करना चाहिए। अब लोग हंसते हैं उनकी मूवियों पर, लेकिन अच्छी मूवीज़ बनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गुप्त काल के दौरान मूर्तिकला की एक शैली विकसित हुई थी इसकी विशेषता क्रीम रंग के बलुआ पत्थर का और धातु का उपयोग था। देखिए अब ध्यान रखिएगा, इसमें धातु का उपयोग हुआ है, बलुआ पत्थर है, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हुए दिखाई गई। इन्हें किसी भी तरह की नग्नता नहीं है, यानी कि नग्न अवस्था में नहीं है। बुद्ध के सिरों के चारों ओर प्रभामंडल होता है, ये आपका फेस है, उसके पीछे ऐसे एक चमकदार सा वो चक्र होता है प्रभामंडल, आकर्षक रूप में सजाया गया। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस कला शैली के बारे में उल्लेख करता था? अब गांधार शैली के बारे में आप जानेंगे। तो गांधार शैली जो है आपकी फर्स्ट सेंचुरी से लेकर आपकी फोर्थ सी तक रही थी, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी आपकी सेंचुरी BCE से लेकर के आपकी ये होती है फोर्थ सेंचुरी तक होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में रही है। यहाँ पर ग्रे स्टोन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर कैसा स्टोन यूज़ किया गया है याद रखिएगा, ग्रे स्टोन आपका यूज़ किया। अब यहाँ पर बलुआ पत्थर की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला है। अब गांधार शैली पर किसका प्रभाव था भाई? यहाँ पर ग्रीकों का प्रभाव था इस पर। कैसे? ग्रीक प्रभाव में कैसा होता था? घुंघराले बाल होते थे, सैंडल होते थे, मसल्स गहरी आंखें बनाई जाती थी। आप देखेंगे ग्रीक देवताओं को देख लीजिएगा, उनकी दाढ़ी मूछ बना दी जाती थी अक्सर इस तरह की। उनको इस शैली का मतलब ग्रीक शैली का इस पर प्रभाव देखा जाता है। मथुरा शैली की बात करते हैं। मथुरा शैली जो है सेकंड सेंचुरी BC के अंदर में आई थी। तो ये कहाँ? शुंग, कुषाण और गुप्त वंश ने इसका संरक्षण किया था। उस पर ऊपरी भाग पर वस्त्र नहीं होते थे, इसमें चेहरा गोल प्यारा चेहरा बनाया जाता था, ठीक है। और इसमें कैसा स्टोन यूज होता था? इसमें रेड स्टोन यूज होता था। याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा स्टोन होता है? रेड। अब आपको अगर ये भी पता है, सिर्फ स्टोन के बारे में पता, बाकी नहीं पता, देखिए बलुआ पत्थर की ये बात कर रहा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट सारनाथ शैली की बात करते हैं। तो सारनाथ शैली कैसी होती थी? सारनाथ शैली होती थी चेहरे पर शांति, वस्त्र महीन, बिल्कुल पतले वस्त्र पहनते थे। यहाँ पर जो है बलुआ पत्थर का यूज़ होता था, चुनार स्टोन बोलते हैं जिसको। यहाँ की जो शैली है यानी कि सारनाथ शैली जो है धर्म चक्र परिवर्तन से की मुद्रा में बनी हुई है। यहाँ इसके संरक्षक कौन थे सारनाथ में? यहाँ पे जो संरक्षक थे ये गुप्त काल में बनी थी। तो हाँ गुप्त काल के संरक्षण रहे हैं। ये 5वीं से 6वीं सेंचुरी के पास की बात है। सारनाथ कहाँ पे? ये यूपी में वाराणसी के निकट की बात करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सी। और ये देखिए यहाँ पे बलुआ पत्थर की बात करता है, नग्नता नहीं दिखाई गई, तो ये सारनाथ शैली का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं अमरावती शैली की बात करते हैं। अमरावती शैली के संरक्षण कौन थे? सातवाहन थे, सफ़ेद संगमरमर यूज़ करते थे। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन रेड यहाँ पे ग्रे यूज़ हो रहा है गांधार में। गांधार गैसे याद रख लीजिएगा, ग्रे यूज़ होता है। अमरावती की बात करते हैं। अमरावती में कहाँ वाइट यूज़ होता था, ठीक है। तो वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया था। अमरावती अमर रहने की बात है, सफ़ेद पत्थर देखो एक तरह सफ़ेद क्या है, अमरता का प्रतीक, ऐसे याद कर रख सकते हो। सेकंड BC to 3rd सेंचुरी तक रही थी। ये सांकेतिक रूप में है। यहाँ पे स्तूप है जो, और उसकी रेलिंग बनाई गई है, रेलिंग और जो गेट बनाए गए हैं उन पर नक्काशी की गई है आदि। यहाँ पर जो बहुत सारा नक्काशी का काम किया गया है। तो ये अमरावती शैली की विशेषता है। कई बार UPSC ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गांधार, मथुरा और सारनाथ शैली का कंपैरिजन करके ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलिएगा, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे इससे पहले के जो 11 टेस्ट हैं कितने, यानी कि 1100 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। 2x की स्पीड पे करिए वीडियोज़ को, कानों में लगाइए ईयरबड्स और आराम से चेक रिवीजन करिए, सुनते रहिए। इसीलिए ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, बोलने की आदत ज़्यादा हो जाती है फिर, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, धन्यवाद।